सकीना सकीना। आपने मेरी बेबसी और मजबूरी का फायदा उठाया है। आपको तो बस अपने लिए एक रोबोट दामाद चाहिए था। ये मेरी जॉब का हिस्सा है या एक शौहर के अहकाम जो बीवी की हैसियत से मानना मुझ पर वाजिब है? हमें लगता है कि हम ये मोहब्बत, ये खुलूस पाने के लिए ही पैदा हुए हैं। सकीना सकीना। मेरे बाप ने मेरी कम उम्र में शादी मुझसे दुगनी उम्र की बेवा से करवा दी, सिर्फ इसलिए कि उसके मरे हुए बेटे की जायदाद उसके वारिस समेट के उसके ननियाल ना ले जाए। अगर यही सब होना था तो मैंने इतने साल क्यों बर्बाद किए अपने पराई औलाद को पालने में? आपकी बीवियों को हमारे निकाह का पता है? पता होगा उन्हें, उनका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? यार मुझे नहीं पता कि उन्हें फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। बहरहाल मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। मेरी पहली बीवी ने मुझे अपना शौहर कभी माना ही नहीं। मैं आज भी उसके लिए उसका छोटा देवर ही हूँ। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी दूसरी शादी से, तीसरी शादी से या चौथी शादी से। और वही मेरी दूसरी बीवी, उसके बट्टे में मेरी बहन ब्याई गई है और सब जानते हैं कि मेरे बहनों ने खुफिया 2-3 शादियां कर रखी हैं। उसमें इतनी जुर्रत नहीं कि मुझसे सवाल करें। अगर आपको कोई दिलचस्पी ही नहीं है और किसी एतराज़ का डर भी नहीं है तो आप हमारा निकाह डिक्लेयर क्यों नहीं कर देते? सकीना, मैंने पहले दिन तुम्हें कहा था कि मैं इस शादी को डिक्लेयर नहीं करूंगा और इसे खुफिया भी नहीं रखूंगा। पहले दिन से मैं धड़ल्ले से यहाँ पर तुमसे मिलने आता हूँ। खुलेआम लोग मुझे देखते हैं और सब समझते भी हैं। समझने को तो वो और भी बहुत कुछ समझ सकते हैं। देखो, पिछले 1 हफ्ते से मैं उन दोनों की भी यही बकबक सुन रहा हूँ। तुम्हें यहाँ मैंने इसलिए नहीं बिठाया कि तुम मेरी टेंशन में और इजाफा करो। प्लीज तुम अंदर जाओ, जाओ प्लीज जाओ। मेरा ख्याल है कि वो वक्त आ गया है कि जब मैं आप दोनों को इजाज़ की वो वसीयत सुना दूं जो उसने अपनी डेथ से सिर्फ 1 घंटा पहले मुझे लिखवाई थी। आप इसे उसकी आखिरी ख्वाहिश भी समझ सकते हैं। जी अंकल, ज़रूर सुनाइए। मैं जानना चाहूँगी कि मरने से पहले पापा के दिल में मेरे लिए क्या जज्बात थे। एजाज मीर ने बकायमी होशो हवास अपनी सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस की पावर ऑफ अटर्नी अपने दामाद हारून सफ्दर को दे दी है। मुझे समझ नहीं आती खाला कि मैं ठीक कर रही हूँ या गलत। मैं उस जैसे शराबी के हर हुक्म की तमील ऐसे करती हूँ जैसे ये मेरी जिंदगी का एक वाहिद मकसद हो, सिर्फ इसीलिए कि वो मेरा शौहर है और उसे राजी रख के मैं अपने रब को राजी रख सकूंगी। अगर दुनिया कहाँ जानती है कि वो मेरा शौहर है? तू तो जानती है ना, तेरा रब भी जानता है। हम बाजार वालियों को ये ढकी छुपी इज्जत भी मिल जाए तो गनीमत है। अगर कभी कभार मुझे ऐसी जिंदगी जीते हुए कराहियत महसूस होती है, मैं पाकीज़गी और तहारत के दर्स देने वाली आज हालत वज़ू में उसके शराब के जाम तैयार करती हूँ। मैं हलाल रास्ते पे चलने वाली आज उसकी हराम दाश्ता की सूरत में दुनिया के सामने पेश होती हूँ। मैं खुद को बचा बचा के चलने वाली सिर्फ उसके लिए ऐसे कपड़े पहनती हूँ जो ढकने के लिए कम और छुपाने के लिए ज्यादा होते। क्या ये सब गुनाह नहीं है खाला? मुझसे क्या पूछती है सकीना? मैं भला क्या जानूं
सवाब और गुनाह के फर्क को जिंदगी के आखिरी दिनों में जो कुछ सीखा है तुझसे सीखा है। और इतना जानती हूँ कि तौबा के दर कभी बंद नहीं होते। मुझे पूरा यकीन है कि अगर मुझसे ऐसी गुनहगार औरत की तौबा अल्लाह कबूल कर सकता है तो वो ये भी जानता है कि तू जो जिंदगी गुजार रही है वो अपनी मर्जी से नहीं गुजार रही, मजबूरी के आलम में गुजार रही है। कभी मैं भी बहुत दावे किया करती थी कि ये बेबसी मजबूरी कुछ नहीं होती। लोग आजमाइशों और मुश्किलों से बचने के लिए समझौता कर लेते हैं और नाम देते हैं मजबूरी, जबकि उनका खुद का दिल दुनिया की तरफ खिंच रहा होता। कहाँ गए मेरे सब वो दावे? दावा तो मैंने भी किया था कि 2 दिन के अंदर तुझे अपने कोठे की रौनक बनाऊंगी, मगर मेरा वो दावा मिट्टी हो गया। इंसान और उसके दावे होते ही मिट्टी होने के लिए। बस बेटा भूल जाओ सब कुछ, बस इतना याद रखो कि तुम्हारा दिल तो मुतमईन है ना, तुम कोई गुनाह तो नहीं कर रही। लोग चाहे कुछ भी समझे, लेकिन ये तुम भी जानती हो और तुम्हारा अल्लाह भी जानता है कि तुम फारूक के निकाह में हो। पावर ऑफ अटर्नी हारून को? हाँ, और ये भी कि निशी, निशी मेरी बात सुनो। निशी, हारून रुको, बैठ। मैं तुम्हें ये वसीयत पूरी सुनाना चाहता हूँ। लेकिन सर, निशी के बगैर? हाँ, निशी का होना या सुनना कोई इतना ज़रूरी नहीं है। इजाज़ की ये ख्वाहिश थी कि तुम ये सब संभालो, और जब तक ये पावर ऑफ अटर्नी तुम्हारे पास है, तुम निशी को ना तो तलाक दे सकते हो और ना ही इससे अलग हो सकते हो। और अगर तुम ऐसा करना चाहोगे तो तुम्हें पावर ऑफ अटर्नी से हाथ धोना पड़ेंगे। जब इजाज सर ने निशी की शादी मेरे साथ करने का फैसला किया था तो मैं समझा था कि उन्हें मेरी जात पे मुकम्मल एतमाद है, भरोसा है मुझ पे। लेकिन नहीं, अब लग रहा है कि मैं गलत था। उन्होंने तो मुझ पे कभी एतमाद किया ही नहीं। निशी, देखो प्लीज तुम अपने पापा के बारे में कुछ गलत मत सोचना। पता नहीं वो किस कैफियत से गुजरे होंगे जब उन्होंने फैसला किया होगा। मैं उनके बारे में गलत क्यों सोचूं? मैं तुम्हारे बारे में गलत क्यों ना सोचूं? मेरी तुम्हारे बारे में राय बिल्कुल सही थी। तुमने ये सब कुछ पैसे और दौलत के लिए किया। मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला। तुम मेरे पापा के करीब सिर्फ इसलिए हुए ताकि उनका एतमाद हासिल कर सको। निशी, तुम गलत सोच रही हो। देखो, तुमसे शादी करना भी मेरे वहमो गुमान में नहीं था, और ना ही इस प्रॉपर्टी का मालिक बनने का तस्वुर किया था मैंने। ये दोनों फैसले तुम्हारे पापा के अपने थे, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इनसे। तुम्हारी दिली ख्वाहिश तो पूरी हो ही गई। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है और मैं तुम्हारे रहमो करम पे। अब तो तुम मुझसे गिन गिन के बदले लोगे। कैसे बदले? मैंने जिस तरह तुम्हारी बेइज्जती की, बात बात पे तुम्हें जलील किया, उन सब का बदला लेने का मौका है तुम्हारे पास। तुमसे होने वाली जिल्लत को मैंने अपना मुकद्दर समझ के खुशी खुशी कबूल कर लिया था, क्योंकि जिंदगी के एक मोड़ पे किसी को मेरी वजह से शदीद जिल्लत का सामना करना पड़ा था। पर मैं तो खुद चाहता था
कि उसकी सजा के तौर पे शदीद जिल्लत मेरे हिस्से में आए। मैं तुम्हारी बातों से बहल नहीं सकती। मैं जानती हूँ कि अब मेरा कितना बुरा हश्र करोगे। मुझे एक एक रुपए के लिए तरसाओगे। मुझे भीख मांगने के लिए जिंदा रहना पड़ेगा, क्योंकि अब सब कुछ तुम्हारे कब्जे में है। ये कहाँ लेके जा रहे हो तुम मुझे? वकील अंकल के पास। क्यों? तुम्हें तुम्हारा सुकून और यकीन वापस दिलाने के लिए। मैंने उनसे कहती है कि वो पावर ऑफ अटर्नी के पेपर्स तैयार कर दें ताकि मैं उन पर साइन कर दूं और तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दूं। निशी, अब तो तुम्हें यकीन आ जाना चाहिए कि मुझे तुम्हारी दौलत में कोई दिलचस्पी नहीं है। गाड़ी रोको। मैंने कहा गाड़ी रोको, वरना मैं गाड़ी से क्या हुआ है? एक मिनट रुको, क्या हुआ है? सब्र करो। अब बताओ क्या मसला है? निशी, निशी, निशी रुको। निशी मेरी बात सुनो, क्या मसला क्या है तुम्हें? मैं वही तो कर रहा हूं जो तुम चाहती हो, फिर तुम्हें मसला क्या है अब? नहीं, तुम वो करे जो तुम्हारी ख्वाहिश है। कौन सी ख्वाहिश? मुझसे छुटकारा पाने की। और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे विल के बारे में कुछ नहीं पता? मुझे वकील अंकल सब कुछ बता चुके हैं कि जब तक पावर ऑफ अटर्नी तुम्हारे पास है तुम मुझे तलाक नहीं दे सकते। और तुम चाहते हो कि तुम ये पावर ऑफ अटर्नी छोड़कर मुझसे जान छुड़ा सको। खुदा का वास्ता है निशी, निशी मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारी बदगुमानियां किस तरह दूर करूं। तुम एक वहम से निकलती हो तो दूसरे में मुब्तला हो जाती हो। मैं करूं तो क्या करूं? पापा समझते थे कि शायद तुम्हें पावर ऑफ अटर्नी की लालच दे के तुम्हें पूरी जिंदगी मेरे साथ जोड़े रखें, पर उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी बेटी इतनी बुरी है और इतनी नाकाबिले बर्दाश्त है कि तुम्हें इस पावर ऑफ अटर्नी से हाथ भी धोने पड़े तो तुम्हें गवारा है। उनकी तो सब प्लानिंग ही फेल हो गई। ओ कौन सी प्लानिंग? किसी ने कोई प्लानिंग नहीं की है निशी। खुदा का वास्ते देखो, हाथ जोड़ा हूं तुम्हारे सामने। ये बेकार की सोचे छोड़ दो और प्लीज पॉजिटिव सोचना शुरू करो, प्लीज। और तुम ये क्यों नहीं सोचते कि मुझे ये बेकार की सोचे और वहम क्यों सताते हैं? क्योंकि तुमसे अलग रहने का खौफ और इस दुनिया में अकेले रहने का डर मुझे पागल कर रहा है। तुम समझते क्यों नहीं कि मुझे तुम्हारी जरूरत है? Damn it. जरूरत या फिर मोहब्बत? अभी सिर्फ जरूरत, फिर मोहब्बत भी हो जाएगी। हो जाएगी। चल कर चल। क्या? मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं, चचा हूं। बाप अगर हूं भी तो सौतेला। ठीक है, ठीक है। यही बात अगर मैं आज से बहुत पहले समझ लेता जो तुम मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं तुम बेफैजों पर अपना वक्त जाया ना करता। अच्छा, लालच और मुझे तुम्हारे बाप की जायदाद को मैंने दुगना तिगना कर दिया है। हाँ, नहीं करूंगा मैं तुम्हारे हैंड ओवर, क्योंकि तुम अपने मामू के बहकावे में हो। और कह देना उससे कि जब तक मैं जिंदा हूं उसे हड़प करने नहीं दूंगा, समझे? और ये क्या बकवास है? मैंने ये लाने को कहा था तुमसे। जो आपने लाने को कहा था वो तो जल्दी पे तेल के बराबर है। आपको ये पी लेना चाहिए। इसकी ठंडी तासीर से आपके अंदर ठंडक पहुंचेगी। देखो, तुम ज्यादा बीवी बनने की कोशिश मत करो, समझी? मैंने तो सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर के लिए कहा था। आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। मगर तुम्हें नहीं करना चाहिए। तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है मेरी सेहत से। तुम्हें जो कहा गया तुम सिर्फ वही किया करो, समझी? मैं आपके लिए ड्रिंक बना के लाती हूँ। सुनो, मैं कुछ दिनों के लिए गांव जाऊंगा और इन सारे मामला को जाके सेटल करके आऊंगा वंस एंड फॉर ऑल। कब तक वापस आएंगे? 4-5 दिन तो डेफिनेटली लगेंगे। और हाँ, वो जो कराची वाली मीटिंग है वहाँ तुमको जाना होगा, ठीक है? ठीक है। बैठो, मैं तुम्हें कुछ पॉइंट्स ब्रीफ कर देता हूँ कि तुम्हें वहाँ क्या बात करनी। बैठो।
कराची? सर लास्ट वीक आपसे पूछ के ही फाइनल किया था। हाँ यार वो तो ठीक है, मगर एक्चुअली इस डेट को मेरी एक अपॉइंटमेंट और है। अच्छा चलो मैं बताता हूँ आपको। ओके सर। हेलो, हाँ निशी, वो तुम्हारी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट कब है? परसों। परसों? ओहो। क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, वो यार एक्चुअली मुझे परसों ना कराची जाना था एक मीटिंग के लिए, लेकिन इट्स ओके, मैं कैंसिल करा देता हूँ। तो तुम जाओ और मीटिंग अटेंड करो, काम ज़्यादा ज़रूरी है। कम ऑन यार, मीटिंग तुम्हारे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है ना? मैं अकेली चली जाऊंगी। निशी क्या बातें कर रही हो, तुम डॉक्टर के पास अकेली जाओगी? हाँ, तुम मेरी फिक्र बिल्कुल भी मत करो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन फिर तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। वो क्या? तुम्हें अपना पूरा ख्याल रखना होगा और डॉक्टर जो भी कहेगा पूरी ईमानदारी से तुम मुझे बताओगी, ठीक है? और खुद भी फॉलो करो। ओके ठीक है। चलो ओके, बाय, टेक केयर। सकीना सकीना। लगता है मुझे ठुकराना तुम्हें कुछ खास रास नहीं है। वैसे तुम कर क्या रही हो फारूक के पास? मैंने बहुत टफ टाइम दिया है हारून को, पर थैंक गॉड अब सब कुछ ठीक है। तुम्हारी तरह लोगों को उल्लू बनाना नहीं आता मुझे। मतलब साफ है, तुमने भी जिससे शादी की होगी उससे अपना सब कुछ छुपाया होगा, वरना कौन लड़की तुमसे